शहबाज शरीफ साहब ने बातों बातों में जनरल आसिम मुनीर साहब की काफ़ी जड़ें काटी हैं और हर फोरम पर उन्हें मुकामी, कौमी और इंटरनेशनल हर फोरम पे उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब हम तो कुछ भी नहीं, सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब ही हैं। दरअसल वो एक तीर में दो शिकार कर रहे होते हैं और बताते हैं कि वज़ीर आज़म तो मैं ही हूँ, लेकिन ये जो गैर इंसानी सलूक हो रहे हैं, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, इलेक्शन चोरी हुआ है, इसमें मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। जो इमरान खान साहब के साथ मामला चल रहा है, सियासी कैदियों को जेलों में डाला हुआ है, जो फौजी ट्रायल हो रहे हैं गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर, इसके पीछे मैं नहीं हूँ, इसके पीछे जनरल साहब हैं। वो बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़े भोलपन में ये सब कुछ करते हैं और लोग उन्हें समझते हैं कि शायद ये मदारी हैं। जैसा कि मलेशिया में उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक शेर की तशरीह कर दी अंग्रेज़ी में और उन्होंने समझा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कैसा मदारी है। नहीं, वो मदारी नहीं है, वो बहुत बड़े फ़नकार हैं और अपने लिए जगह बनाना जानते हैं। और एक तवील अरसे से उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचें। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जनरल बाजवा साहब को काबू करने में वो कामयाब हो गए और नवाज शरीफ साहब भी फंसे हुए थे और मरीम साहिबा भी फंसी हुई थी। इसलिए उन्होंने इसको गनीमत जाना और यहाँ से वो निकले और वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। क्योंकि इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करने की कोशिश की गई थी कि वज़ीर आज़म इनको बना देते हैं, लेकिन उस वक्त बेगम कलसूम नवाज साहिबा मैदान में आईं और फिर आपस में इनके इख्तलाफात हुए। लेकिन उस वक्त फिर नवाज शरीफ साहब की आई थिंक वालदा ने सारे मामलात दुरुस्त करवाए और उस तनाज़े को ख़त्म करवा दिया था। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ट्रेल पे हैं और उस ट्रेल पे हैं, तेज़गाम ट्रेल पे हैं, लिहाजा उन्हें अब कोई मसला नहीं है। अब आते हैं कि ये जो क्या वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो सका। अब कुछ वजाहतें भी आ रही हैं और जानबूझ के जनरल आसिम मुनीर साहब को मुतनाज़े भी बनाया जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि वैसे तो हैं ही मुतनाज़े, लेकिन जब हुक्मरान जमात की तरफ से भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जाए तो फिर समझ लीजिए कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। उसकी वजह है कि आपको मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, आप वो सुनकर हैरान होंगे कि एक बार फिर बहस शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा ने कि जनाब फील्ड मार्शल का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, जब भी मुद्दत ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म या सदर हाउस आने का इरादा नहीं रखते, यानी कि ना ही वो सदर बनना चाहते हैं और ना ही वो वज़ीर आज़म हाउस आना चाहते हैं। अब ईवान सदर की बात तो एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो वज़ीर आज़म हाउस कैसे पहुंच सकते हैं? वो तो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है, उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, 5 साल तक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कानून बदल दिया और किसी और वजह से बदला था। अब ये कानून उन पे भी लागू होगा रिटायरमेंट के बाद। 5 साल किसने देखे? तो जैसे जनरल बाजवा साहब थे, उनको आप देख लें, और इससे पहले भी बहुत सारे जर्नैल जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की। जनरल असलम बेग साहब ने आने की कोशिश की, जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने आने की कोशिश की, और बहुत सारे एयर मार्शल असगर खान साहब तो पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन वो इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुंच सके। तो इसलिए अब ये राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, इसके पीछे आखिर क्या मामला है, जरा सुनिए क्या कहते हैं। जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और कतन ये बात गलत है कि उनके कोई इस किस्म के इरादे या कोई इस किस्म का एजेंडा है कि वो जहां पे हैं वो वहां से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद खत्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कतन कोई इरादा नहीं रखते। अब ये बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं राना साहब कि इन बातों का राना साहब को भी नहीं पता। वो कहते हैं कतन कोई इरादा नहीं रखते और वो जब भी रिटायर होंगे, अब वो बता सकते थे कि भाई उन्होंने नवंबर में रिटायर होना है, या बता देते कि नवंबर 25 के बजाय नवंबर 27 में रिटायर होना है। उनकी मुद्दत अगर 5 साल है तो ये भी नहीं बताया। उसकी वजह यह है कि इनको खुद नहीं पता कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिटायर कब होना है।
नवंबर 25 में होना है, नवंबर 27 में होना है, या फिर नवंबर 28 में होना है। अभी ये झगड़ा इनके दरमियान चल रहा है और मुक्क मुक्का का सिलसिला चल रहा है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्वाहिशात आ रही हैं, फरमाइशें आ रही हैं, और मरीम साहिबा की भी, नवाज शरीफ साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी। अब जनरल आसिम मुनीर साहब कौन कौन सी ख्वाहिश कैसे कैसे पूरी करेंगे, ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अब आते हैं जी कुछ और ख़बरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो एक हमारे ख्याल में नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी उसको संजीदा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो टीवी टॉक शोज़ में आके ऐलान कर रही है कि मरीम साहिबा भी फॉर्म 47 की पैदावार है, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब भी, और पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत वो फॉर्म 47 वाली नहीं, ओरिजिनल फॉर्म 45 वाली है। कल शहला रज़ा आई और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मरीम साहिबा को आप कंपेयर नहीं कर सकते अली मुराद अली शाह साहब से, या पंजाब हुकूमत को आप कंपेयर नहीं कर सकते सिंध हुकूमत से, क्योंकि दोनों का बेस मुख्तलिफ है। एक फॉर्म 45 की है और पंजाब फॉर्म 47 की है। लिहाजा ये कहीं कहीं लड़ाई इसको संजीदा भी नज़र आती है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम लीग नवाज से जो दूरी पीपल्स पार्टी की हुई है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को कहा है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं और वाकई आप चाहते हैं कि ये निज़ाम ख़त्म हो, तो आप तहरीक अदम एतमाद लाइए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ, और हम जनाब उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़न आप में डालेगी। और अगर वाक़तन आप चाहते हैं कि ये सब कुछ ना हो, तो देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से इसको करती है जी, रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी सूरत में संजीदा नहीं है। लेकिन उसके बरक्स एक और काम भी हो रहा है, और वो हो रहा है जनाब कि मीडिया पे कितना खर्चा किया जा रहा है। और कल नदीम अफजल चांद साहब आए और उन्होंने कहा कि पिछले चंद महीनों में 9 अरब रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है मीडिया पे, और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का खर्चा इसके अलावा है। और ये 9 अरब रुपया जो है वो अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स को दिया गया है। जबकि एक और बाकायदा तौर पे एक ख़बर आई, और वो भी बड़ी दिलचस्प खबर है जनाब, ज़रा सुनिए कि वो नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं। बहुत पिछले 24 जो जून 24 मार्च 24 से लेकर जून 25 तक 9 अरब का पंजाब गवर्नमेंट का बजट है जो मीडिया के ऊपर लगाया है। इसमें सोशल मीडिया शामिल नहीं है। और एक सहाफी जो है आकाश सती साहब ने दावा किया है कि उनको एक ट्वीट के 10 लाख ऑफर 5 लाख लोगों को ऑफर किया है कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्वीट करें, आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये आकाश सती साहब ने कहा है। तो ये जनाब नदीम अफजल चांद साहब कह रहे थे कि 9 अरब रुपया सिर्फ एक साल का बजट था पंजाब हुकूमत का, और सोशल मीडिया उसमें शामिल नहीं। और इसीलिए ये जो कुछ आप देखते हैं आजकल सस्ती फिल्में बन रही हैं और सस्ती अदाकारी की जा रही है टिकटॉकर सरकार की तरफ से, तो ये सारी इसी तरह की जा रही है। क्योंकि कल मरीम साहिबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें रोना आ गया, और वो रोना इसलिए आया कि मुझे एक वीडियो भेजी किसी डिप्टी कमिश्नर ने, और कोई बच्चा था, मेरी तस्वीर को मट्टी लगी हुई थी और वो मट्टी बच्चा साफ़ कर रहा था, वो मुझे वीडियो आई और मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बस ये कैसे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हैरानी होती है कि ये जानते बूझते हुए भी कि आज तक आपने कोई अच्छा काम किया नहीं है, और हुकूमत और इस वक्त किसान जो हैं वो मर रहे हैं, आम आदमी मर रहा है, सैलाब मुतासरीन मर रहे हैं, और किसी का कोई पूछने वाला नहीं है। और आप इस तरह के तस्वीर और अखबारी इश्तिहारात के ज़रिए से एक अपनी तशहीरी मुहिम चलाते हैं और कहते हैं जनाब हम बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, जबकि हकीकत है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और वक़ार सती साहब जो कि ख़ुद इनके लाइक माइंडेड हैं और बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, तफसीली ट्वीट, और उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए कहा गया कि ये एक ट्वीट कर दें 10 लाख रुपया। और नदीम अफजल चांद साहब बता रहे थे कि 5-5 लाख रुपए तो आम बात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये इस वक्त
इससे भी कहीं ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं जो इस वक्त अखबारात और टीवी पे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बजट इनका सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का है, सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं से कोई बयानियाँ इनके हक़ में बन जाए। लेकिन इसके दो फ़ायदे हैं इनको, एक तो ये बयानियाँ बनाने के चक्कर में, दूसरा अपने अजीज़ों अकारब बच्चों को नौकरियाँ देने के चक्कर में, तीसरा ये कि जितना भी पैसा ये इश्तिहारी मुहिम पे चलाते हैं इसका 50% वापस आ जाता है। यानी अगर आपने 50 अरब रुपए के इश्तिहार दिए हैं तो 25 अरब रुपया तो आपको वैसे ही वापस आ जाएगा अपनी जेबों में किकबैक्स की सूरत में। तो ये है हकीकत हाल जो कि हम सब जानते हैं क्योंकि इसी फील्ड मीडिया के फील्ड के ही हैं और हमें मालूम है कि ये किस तरीके से इनको इश्तिहारात ये तकसीम करते हैं और किस तरीके से इनको किकबैक्स मिलते हैं। इसलिए जो भी वज़ीर इत्तलात होगा ये इनका ख़ास आदमी होता है, वो आम किसी को ये नहीं देते वज़ारत इत्तलात व नशरियात, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा खाबे होते हैं। तो ये सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ने। दूसरा जनाब एक और ख़बर है, वो है कि इसी हफ्ते एक बड़ी ख़बर की तवक्को है और वो सलमान सफदर साहब ने बताया है कि इस हफ्ते एक बड़ी ख़बर आएगी और वो ख़बर आएगी कि तोशाखाना में इमरान खान को ये सज़ा सुनाने का इरादा रखते हैं इसी हफ्ते। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस था और तोशाखाना को कलअदम करार दिए जाने से मुताल्लिक, क्योंकि तोशाखाना एक ऐसा केस है जो कि आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसके तमाम गवाहान जो हैं वो कोई एक भी सरकारी गवाह जो लेकर आए, किसी एक ने भी इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। यहाँ तक के मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त के ब्रिगेडियर अहमद ने भी और कर्नल रेहान ने भी इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर अहमद को तो बाकायदा तौर पे फ़ौजी तहवील में रखा गया, उनको अगवा किया गया और कई हफ्ते तक उनको घर नहीं जाने दिया गया और उनको उनके फ़ोन तक छीन लिए गए और उन्हें मजबूर किया गया कि आप हर सूरत में इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे तोशाखाना 2 में। लेकिन उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया फ़ौजी तहवील में रहते हुए। उनकी प्रमोशन ड्यूटी मेजर जनरल के ओहदे पर उनकी प्रमोशन भी नहीं दी गई और उनको जबरी रिटायर कर दिया गया। और ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल, ये है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ज़ाती इंतकाम जो लिया जा रहा है जनाब साहब की तरफ से इमरान खान की दुश्मनी में। और